हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की ये हमारी पहली क्लास है। इंडियन पॉलिटी से हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए हम इसको टॉपिक वाइज विधिवत समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से। कॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि बना है कॉन्स्टिट्यूट से। इस कॉन्स्टिट्यूट का जो मतलब होता है वो है शासन करने वाला सिद्धांत। शासन करने वाला सिद्धांत। अगर शब्दों में कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो देश का शासन जिन नियमों से, जिन सिद्धांतों से चलता है, उन नियमों और सिद्धांतों के ग्रुप को, समूह को हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शब्दों में आप इसको समझ लीजिए कि देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को हम संविधान कहते हैं। आधुनिक युग में सबसे पहले जो लिखित संविधान है वो यूएसए का है, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद 17 सितंबर 1787 को लिखा गया, जो कि लागू हुआ 21 जून 1788 को। ये यूएसए की बात है। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में सबसे पहले नीदरलैंड का संविधान लिखा गया। तो हमने समझ लिया कि कौन क्या है। संविधान किसी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन नियमों या सिद्धांतों के समूह को हम संविधान कहते हैं। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो संवैधानिक विकास एक हम हेडिंग बना लेते हैं। संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा, क्योंकि भारतीय संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि, जब आप इतिहास को थोड़ा समझेंगे तो ये बेहतर आपकी समझ बन पाएगी और आप समझ पाएंगे कि संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ। तो स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री से। अगर आप हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको संवैधानिक विकास बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे उस यात्री से जो कि जब मुगल साम्राज्य चल रहा था, अकबर का शासनकाल, तो एक यात्री था, अंग्रेज यात्री। देखिए, वैसे तो 1498 में वास्को डी गामा आ गए थे। वास्को डी गामा सबसे पहली बार आया कालीकट पर, लेकिन हम यहाँ पुर्तगालियों की नहीं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक विकास में अंग्रेजों का योगदान है। तो राल्फ फिच एक व्यक्ति था, यात्री राल्फ फिच। 1583 में यह आया और 91 तक यात्रा की इसने।
इसने फतेहपुर सीकरी, क्योंकि इस समय पर अकबर का शासनकाल था, फतेहपुर सीकरी और आगरा को कंपेयर किया है लंदन से। इस यात्री ने फतेहपुर सीकरी और आगरा को लंदन से कंपेयर किया है। तो मुगल काल जब चल रहा था, उसमें अकबर के काल में रॉल्फ फिच नाम का एक यात्री आया था 1583 में, 91 तक ये घूमता रहा, और इसके बाद फतेहपुर सीकरी और आगरा को इसने लंदन से कंपेयर किया है। इसके बाद में जॉन मिल्डन हॉल, एक यात्री। इसके बाद आपने सुना होगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट, सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर अकबर का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था। ये जो कैप्टन हॉकिंस था, इसको फारसी, उर्दू, इन भाषाओं का बहुत अच्छा जानकार था। जब जहांगीर ने इसकी ये लैंग्वेज सुनी तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको लगा कि एक अंग्रेज होकर कोई व्यक्ति इनकी भाषा में ही बात कर रहा है, तो इसीलिए इसने इसको, कैप्टन हॉकिंस को, फिरंगी खां, दूसरा एक और नाम इंग्लिश खां की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। ठीक है। इसके बाद में एक टॉमस रो भी आए हैं। तो ये जो जेम्स प्रथम है, इनका राजदूत बनकर आया और रिप्रेजेंटेटिव बन के आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हमारा बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा, तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी को समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी अगर स्थापना की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना जो है वो 31 दिसंबर 1600 में हुई। हेडक्वार्टर लंदन। और ये जो स्थापना है, ये रानी एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने एक राजलेख, जिसको हम एक आज्ञा पत्र भी कह सकते हैं, जारी किया और इसको भारत और दक्षिण एशिया के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया। व्यापार करने का एकाधिकार दिया। और कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। हालांकि बाद में बढ़ता रहेगा, वो बाद में देखेंगे। तो 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना हुई है लंदन में। और अगर इसके संस्थापक अगर हम देखते हैं, संस्थापक, तो जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट, जॉन वॉट्स और जॉन वाइट, जॉन वॉट्स जॉर्ज
वाइट, इन लोगों ने इसकी स्थापना की है। इसीलिए इसका एक नाम पड़ता है कंपनी का, उपनाम जॉहन कंपनी, जॉन कंपनी। अगर मूल नाम देखें तो उपनाम ये हो गया, मूल नाम इस कंपनी का मूल नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। काफी लंबा नाम है, इसीलिए इसको शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इसको हम आगे जब भी बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी। और अगर सदस्य देखें मेंबर्स, तो मेंबर्स थे इसमें 217। कैपिटल, इनकी जो कैपिटल थी 30,133 पाउंड्स, ये इसकी कैपिटल थी। तो ये जो कंपनी है जिसमें 217 मेंबर हैं, ये कंपनी व्यापार के लिए हमारे भारत में आती है। इसकी संरचना अगर देखें तो इसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, जिसको सीओपी बोलेंगे, हिंदी में बता देते हैं स्वत्वधारी मंडल। दूसरा होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सीओडी, इसको बोलेंगे निदेशक मंडल। वैसे इनकी संख्या ज्यादा होती थी, तो यही चुनकर के इसके जो सदस्य थे इनको यही चुनते थे वोटिंग सिस्टम से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो सदस्य थे वो चुने जाते थे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के थ्रू। ठीक है, अब हम इतिहास पे पहुंचते हैं। मुगल काल, हमने बताया कि मुगल काल में जहांगीर के समय पर एक व्यक्ति आता है। तो अकबर के समय जो प्रांत थे वो 12 थे। प्रांत 12, जिनको आप स्टेट समझ लीजिए, या इनको हिंदी में हम बोलते हैं सूबे। 12 सूबे थे, प्रोविंस थे। शाहजहां के काल में इनकी संख्या 19 हो जाती है, बढ़ती है, प्रांत या सूबे कह सकते हैं। और औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा होते हैं। औरंगजेब के काल में ये 21 हो जाते हैं, तो 19 से 21 हो रहे हैं। प्रांत या सूबे सबसे ज्यादा मुगल काल में औरंगजेब के टाइम पर होते हैं। तो इसने दो जो बढ़ाए हैं, इनका नाम था बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा, क्योंकि 21 प्रांतों में से सबसे ज्यादा अमीर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जो प्रांत था उसका नाम था बंगाल। तो अब हम बंगाल के बारे में समझेंगे। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला बंगाल था, सबसे ज्यादा अमीर भी बंगाल था। इसीलिए अंग्रेजों की नजर सिर्फ बंगाल पर सबसे ज्यादा थी, और वो बंगाल से भारत से व्यापार करते करते वो बंगाल पर शासन करना चाहते थे। वो किस तरह से शासन होता है, क्या होता है, वो हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे बंगाल में सबसे पहले देखेंगे बंगाल में 1700 एडी
1700 एडी में, अब मैं आपको एडी और बीसी समझा देता हूँ। आज 2022 का समय चल रहा है, अगर आप इससे माइनस होते होते जाएंगे 2020 पर पहुंचिए, उसके बाद और माइनस होते हुए 1900, 1800, 1700, ऐसे करते करते जब आप जीरो पे पहुंचेंगे तो ये जो समय है पूरा, ये आपका एडी बोला जाएगा, एनो डोमिनी। लेकिन इससे वापस अगर आप फिर माइनस में और जाएंगे जीरो, और इससे पहले भी इतिहास रहा होगा, इससे पहले का जो समय है वो हम बीसी बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। तो ये एडी हो गया, ये बीसी हो गया। तो हम एडी में चल रहे हैं। 1700 एडी में एक व्यक्ति था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को, क्योंकि ये समय चल रहा है औरंगजेब का, तो औरंगजेब ने इस व्यक्ति को बंगाल का सूबेदार बनाया। समय है 3 मार्च, आगे 3 मार्च 1707। 1707 में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के नाम से, बहादुर शाह फर्स्ट प्रथम के नाम से मुअज्जम जो होता है, जिसका मूल नाम मुअज्जम होता है, मुअज्जम गद्दी पर बैठता है और 5 साल तक शासन करता है। तो 1707 में ये औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 से 12 तक इसका कार्यकाल चलता है। इसका एक उपनाम भी था जिसको हम शाहे बेखबर भी कहते थे, शाहे बेखबर। देखिए नाम, आप इनके नाम याद रखिएगा क्योंकि हिस्ट्री में अक्सर पूछता है। शाहे बेखबर, अब आप नाम से समझ रहे होंगे कि इनमें कुछ कमियां हैं, यानी ये दुर्बल शासक रहे हैं। औरंगजेब के बाद इनका पतन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इनके नाम देखिएगा शाहे बेखबर। उसके बाद बहादुर शाह फर्स्ट के बाद जहांदर शाह। जहांदर शाह 1 साल के लिए, वो 5 वर्ष के लिए था, ये 1 वर्ष के लिए आता है 1712 से लेकर 1713 तक। इसका भी एक होता है निकनेम, जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये हम हिस्ट्री में बताएंगे कि ऐसा क्यों इनके उपनाम रखे गए हैं, शाही बेखबर और लंपट मूर्ख। अभी हम इंडियन पॉलिटी का जो संवैधानिक विकास है उसकी पृष्ठभूमि के लिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है और समझना पड़ रहा है कि कैसे हमारा संवैधानिक विकास हुआ है, जो कि आवश्यक है। जहांदर शाह के बाद में फर्रुखसियर, फर्रुखसियर जो कि 1713 से लेकर 19 तक शासन करेगा। 1713 से लेकर के 19 तक शासन करेगा। इसको वैसे घृणित कायर, घृणित कायर की उपाधि दी गई है। तो देखिए फर्रुखसियर, फर्रुखसियर फर्रुखसियर के शासन काल में, क्योंकि इनका पतन स्टार्ट हो गया, ये जो बंगाल का एक सूबेदार था मुर्शीद कुली खां, स्थिति को देखते हुए फर्रुखसियर के शासनकाल में इसने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। और ये जब स्वतंत्र हो जाता है तो बंगाल का सूबेदार से ये बनता है पहला नवाब। तो बंगाल का पहला नवाब कौन होता है? मुर्शीद कुली खां। सूबेदार से नवाब बनता है, तो बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खां। तो बंगाल हम जब पढ़ रहे हैं तो अब इसमें हम हेडिंग बनाएंगे मुर्शीद कुली खां। इसका जो समय रहेगा 1713 से लेकर 1727 तक रहेगा। पहला नवाब है क्योंकि कैपिटल जो थी वो बंगाल की कैपिटल थी ढाका। और इस मुर्शीद कुली खां ने
कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया। इधर 1717 में गोल्डन फरमान जारी हुआ। स्वर्ण फरमान जारी हुआ जिसमें कि अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी गई। टैक्स फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी गई। इसके बाद एक व्यक्ति है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन आता है, वो नवाब बनता है 1727 के से लेकर के 1739 तक। ये वैसे दामाद होता है, इसके बारे में कोई खास ऐसी उपलब्धि नहीं है। ये मुर्शिद कुली खां का दामाद होता है। और इस शुजाउद्दीन के बाद में नेक्स्ट बनता है सरफराज खान। सरफराज खान 1739 से 40 तक। देखिए ये पहला वीडियो है और इस बोर्ड पर लिखने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और भी बेहतर इसको कर पाएंगे। ये जो सरफराज खां हैं, सरफराज खां ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया। नायाब सूबेदार सरफराज ने अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया, नायब सूबेदार। तो इसके बाद क्या होता है कि जब स्थिति बहुत ज्यादा इनकी खराब होने लगती है तो अलीवर्दी खां सरफराज के विरुद्ध विद्रोह छोड़ देता है। तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होगा, घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध जो होगा वो सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच। सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में, सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में घेरिया का युद्ध होता है जिसमें अलीवर्दी खां की जीत होती है। तो अब अगला नवाब बनेगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1740 से लेकर 1756। अलीवर्दी खां का पेन चेंज कर लेते हैं। इसने जो यूरोपीय अंग्रेज हैं इनकी तुलना मधुमक्खी से की है और एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर इन मधुमक्खियों को छोड़ा जाए तो ये काट खाएंगी और न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी। अंग्रेजों के बारे में अलीवर्दी खां की जो रणनीति थी, जो विचारधारा थी, एकदम क्लियर थी। और इसकी 3 बेटियां थी। स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, मधुमक्खियों से तुलना अंग्रेजों की किसने की है? अलीवर्दी खां ने की है। तो इसकी 3 बेटियों में से सबसे छोटी बेटी जिसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला अगला नवाब बनता है। हेडिंग बना लेंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो कि 1756 से लेकर 57 तक ही रह पाता है। सिराजुद्दौला के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही साहसी और बहुत ही अच्छा व्यक्ति था।
तो इसके शासनकाल में जब ये नवाब था तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी करना स्टार्ट किया और फ्रांसीसी जो थे उन्होंने चंद्रनगर में किलेबंदी करना स्टार्ट किया। दोनों किलेबंदी कर रहे हैं क्योंकि नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने इन दोनों को मना किया, जिसमें चंद्रनगर वाले मान गए और ये नहीं माने। इसीलिए 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और अगली 15 जून को 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 20 जून, इसके 5 दिन बाद 20 जून को 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया और इसने सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। वैसे सिराजुद्दौला के बारे में और थोड़ा जानते हैं। सिराजुद्दौला, इसके जो दरबारी विरोधी थे वो इसकी एक मौसी, क्योंकि मैंने बताया कि उसकी 3 बेटियां थीं। 3 बेटियों में से छोटी बेटी का जो पुत्र है वो सिराजुद्दौला है और इसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम। ये इसकी प्रबल विरोधी थी। इसके अलावा इसका एक सेनापति था मीर जाफर। बाकी एक दीवान भी था राय दुर्लभ, जगत सेठ भी था महावत चंद्र और एक अमीन भी था अमीन चंद्र। इसके बाद क्या होता है, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसके बारे में जानते हैं। एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है जिसको हिंदी में काल कोठरी घटना कहा जाता है। यह है बात 20 जून की, क्योंकि मैंने बताया भी आपको 20 जून 1756 की। इसमें काल कोठरी में जो सिराजुद्दौला है वो 146 लोगों को 15 बाई 18 के कमरे में बंद कर देता है। अब छोटा सा कमरा है 15 बाई 18 का, 146 लोग अगर उसमें बंद कर दिए जाएं तो उनका दम घुट जाएगा। तो उनका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें काफी मृत्यु होती हैं। तो 123 मृत्यु हो जाती हैं और 23 लोग जीवित होते हैं। केवल 23 लोग ही बच पाते हैं, घुटन से मर जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है 123 की और 23 इसमें से जीवित बचते हैं। इन 23 जीवित व्यक्तियों में से एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है विलियम हॉलवेल। इस विलियम हॉलवेल ने एक बुक भी लिखी, एक बार एग्जाम में भी पूछी गई है, अलाइव द वंडर। ये जो अलाइव द वंडर बुक है इसको लिखा विलियम हॉलवेल ने और इस घटना की व्याख्या की है इसमें कि 100 टोटल 146 लोग थे जिसको 15 बाई 18 के कमरे में बंद कर दिया गया और निर्दयी इनकी मृत्यु हुई है।
123 लोग मारे गए हैं, जिनमें से एक विलियम हॉल बचता है और इसने पूरी तरीके से इसको वर्णन किया है। ठीक है, अब इस कहानी में कितनी सत्यता है ये विलियम हॉल ही जाने। अब इसके बाद में जब ये बात पता चलती है सभी अंग्रेजों को, तो मद्रास प्रांत से एक व्यक्ति लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और प्लस इसके साथ में एक और व्यक्ति था वॉटसन। अक्सर किताबों में लॉर्ड क्लाइव के बारे में होता है, लेकिन व्हाट्सएप के बारे में जिक्र नहीं होता है, तो मैं बता दूं वॉटसन भी इसके साथ में था। रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ये आक्रमण करते हैं सिराजुद्दौला पर। उसी आक्रमण को हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्लासी का युद्ध। हेडिंग बना लेते हैं, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये गर्मियों में 23 जून 1757 में होता है। क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति और ये सब विरोधी थे, इनमें से एक सेनापति था मीर जाफर और मद्रास प्रांत से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन। तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा चालाक था, वो सारी स्थिति को भांप गया कि इनके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, तो उसने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया और मानिक चंद्र को घूस दे दी। मानिक चंद्र को घूस देकर 2 जनवरी 1757 में कलकत्ता, जिसको हमने बताया कि उसका नाम बदलकर उसने अली नगर कर दिया था, कलकत्ता अली नगर पर अधिकार कर लिया। मीर जाफर विरोधी था सिराजुद्दौला का, तो मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और जीत हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव की जीत के बाद यहाँ पर एक संधि होती है, इसको कलकत्ता या अली नगर की संधि कहा जाता है। तो अली नगर की संधि ये होती है 9 फरवरी 1757 को। ठीक है, और ये युद्ध होता है 23 जून 1757 को, प्लासी का युद्ध। अब हम देखेंगे अली नगर की संधि होती है, उसके बाद देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाएगा, वो होगा 1765 से। तो उससे पहले हम देखते हैं कि बंगाल में ये बंगाल को हम यहाँ से देखेंगे कि एक तरफ गवर्नर चलेगा क्योंकि एक तरफ नवाब चलेगा। तो नवाब अब कौन बनेगा? मीर जाफर सेनापति। ये मीर जाफर रहेगा 1757 से लेकर 60 तक। और इधर चलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बन जाते हैं? ये गवर्नर बन जाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का जो समय है वो 1757 से लेकर 60 तक चलेगा पहला, और बीच में एक और आ जाते हैं बीच में, वो भी बताएंगे। तो 70 दोबारा से एक और बार होता है, वापस आ जाता है 65 से लेकर के 67 तक। तो पहला गवर्नर अगर पूछा जाता है तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। इसके बीच में जो होगा, पहले अब ये देखते हैं कि नवाब जो मीर जाफर हैं, मीर जाफर को क्लाइव का गधा, तरीके से गधा ही था, तो मीर जाफर को क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। इसके बाद में मीर जाफर के बाद में 1760 से लेकर
1763 तक मीर कासिम गवर्नर सॉरी नवाब बनाया जाता है। इसने, क्योंकि ये थोड़ा समझदार था, तो इसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद जो राजधानी थी बंगाल की, वहां से ले गया अपनी राजधानी को मुंगेर, जिससे कि अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप ना रहे। और यहाँ पर एक तोपखाना बनवाया मुंगेर में। इधर 1757 से 60 तक क्लाइव रहता है, और 1760 में एक मैंने आपको बताया था विलियम हॉलवेल, तो विलियम हॉलवेल को गवर्नर बनाया जाता है। विलियम हॉलवेल जो 23 लोगों में से बचा था। इसके बाद अगेन फिर 1760 से लेकर, कुछ ही समय के लिए बनता है, 60 से लेकर के 65 तक बेंसी टाट, बेंसी टाट। जब अंग्रेजों को पता चलता है कि इसकी रणनीति कुछ अलग है और ये हमारे विरोधी रणनीतियां चल रहा है, मीर कासिम, जिसने कि अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लिया है और तोपखाना भी वहां चला रहा है और प्रशिक्षण भी देता था ये, तो इसी के विरोध में एक युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध। बैटल ऑफ बक्सर, ये होगा 22 अक्टूबर को 1764, 22 अक्टूबर 1764। बाईस अक्टूबर 1764। इसको लड़ने के लिए हेक्टर मुनरो, क्योंकि जब युद्ध होगा तो मीर कासिम 1763 में भाग करके अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ पर शरण ले लेता है, और शाह आलम, मुगल साम्राज्य का शाह आलम और सुजाउद्दौला, इन सबको संगठित होने के लिए बोलता है कि हमारे और भी दुश्मन यानी अंग्रेज हमारे देश में आ गए हैं, पहले हमें इनसे निपटना चाहिए। तो हेक्टर मुनरो अब 3 लोगों से युद्ध करेगा, जिसमें शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये होंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर के युद्ध के समय 22 अक्टूबर 1764 को पूछा जा सकता है कि युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर, क्योंकि वापस से मीर जाफर को बना दिया जाता है। मीर जाफर बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब मीर जाफर। और पूछा जा सकता है कि गवर्नर कौन था, तो युद्ध के समय गवर्नर था बेंसी टाट, बेंसी टाट गवर्नर। ये उस समय था जब युद्ध था बैटल ऑफ बक्सर। तो पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था कौन, तो मीर जाफर, गवर्नर कौन था, बेंसी टाट। ठीक है। इसके बाद में जीत होती है हेक्टर मुनरो की। तो हेक्टर मुनरो एक करते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। देखिए अब यहाँ से अब हमारा आगे थोड़ा टॉपिक बढ़ेगा आगे, तो इसके बाद में अब हमारे रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो पृष्ठभूमि है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और आप इसको समझते चलिए, टॉपिक पूरा होने वाला है जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो इलाहाबाद की जो संधि है ये 2 लोगों के बीच में होती है। पहली जो संधि है वो शाह आलम और क्लाइव के बीच, दूसरी जो संधि है वो सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच।
इसी के साथ इलाहाबाद की संधियों के साथ ही ये तय होता है कि एक टैक्स जो होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा और एक टैक्स राय दुर्लभ को जाएगा, जो अपना 81% ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाती है द्वैध शासन की। द्वैध शासन की। अब ये द्वैध शासन जो है वो 1765 से 1772 तक चलेगा। द्वैध शासन। इस द्वैध शासन में, ये बंगाल में द्वैध शासन हो गया, डायरकी इन बंगाल। ये जो द्वैध शासन है इसमें कहा गया कि एक टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा और एक टैक्स राय दुर्लभ को जाएगा, और वो राय दुर्लभ अपना 81% जो टैक्स से आया है वो कंपनी को देगा। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टैक्स, यानी राय दुर्लभ के पास कुछ नहीं और नवाब के पास कुछ नहीं, यानी कुल मिलाकर के ये लूट है। तो अंग्रेजों ने अपनी खुद की भाषा में इसको लूट ऑफ इंडिया कहा है। लूट ऑफ इंडिया। ये देखिए समय द्वैध शासन का 7 इयर्स का है, लूट ऑफ इंडिया है, इसको लूट ऑफ इंडिया कहा है। तो भारत की लूट। भारत की लूट। इसी के बारे में जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को पता चलता है तो वो एक व्यक्ति अपॉइंट करते हैं 1772 में, वारेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के आते ही द्वैध शासन समाप्त हो जाता है। ड्यूअल डायरकी, द्वैध शासन जो डायरकी है वो समाप्त हो जाती है। यहां से द्वैध शासन समाप्त हो जाता है वॉरेन हेस्टिंग के आते ही। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द्वैध शासन समाप्त होते ही अब हमें यहां से संवैधानिक विकास शुरू होता है, और ये इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला कंपनी रूल। देखिए कंपनी रूल 1773 में पहला एक्ट बनेगा 1857 तक। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बन चुके हैं पहले, यहां पर वारेन हेस्टिंग आ चुके हैं, द्वैध शासन खत्म हो चुका है। ठीक है, गवर्नर बनकर आ चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा जो होगा वो क्राउन क्राउन रूल होगा, जो कि 1858 से 1947 तक होगा। तो हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। ठीक है, तो सबसे पहला जो अधिनियम आएगा, एक्ट आएगा, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहां से हमारा संवैधानिक विकास शुरू हो जाता है। सभी आपको संधि समझ आ गई होंगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इस समय जो ब्रिटिश के पीएम हैं लॉर्ड नाथ। तो पहला जब आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, उस समय पीएम है लॉर्ड नाथ। ये एक सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति बनाते हैं, और ये गुप्त समिति सिफारिश करती है रेगुलेटिंग एक्ट की और कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ये कंपनी के लिए क्या क्या रूल बनाते हैं। तो पहला ये रूल है कि 20 साल के लिए
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक एकाधिकार होगा, व्यापारिक एकाधिकार, यानी ट्रेड मोनोपोली होगी। 20 साल तक सिर्फ भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। और दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, इसका जो कार्यकाल था वो 1 वर्ष था, जिसको बढ़ा करके किया गया 4 साल। कार्यकाल को देखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे कि आप नोट्स आप जब भी बनाते हैं शॉर्ट में बनाएं, जिससे कि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे और रिवीजन करने में आसानी रहे। तो सीओडी जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये 1 साल का इनका कार्यकाल हुआ करता था, इसको 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद बंगाल का जो गवर्नर है, तो बंगाल का गवर्नर, इसके तहत डाल दिया गया मद्रास प्लस बंबई। यहाँ के गवर्नर भी अंडर में रहेंगे बंगाल के, बंगाल के अंडर में ये दोनों इसके अंडर में रहेंगे। इसीलिए क्योंकि वारेन हेस्टिंग 1772 में आ चुका है, तो वारेन हेस्टिंग को अब बोला जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल, ये जनरल शब्द और जुड़ जाएगा, क्योंकि अब इसको मद्रास और बंबई का भी अधिकार मिल गया है, उसके गवर्नर इसके अंडर रहेंगे। तो पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर, तो पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर है वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव इसके बाद में जो सबसे लास्ट गवर्नर है वो वारेन हेस्टिंग है, लेकिन गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो भी वारेन हेस्टिंग है। अब वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल देखते हैं। 1772 से वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर के 85 तक इसके अंडर में एक काउंसिल भी बनाई गई, परिषद बना दी गई, जिसमें कि 4 सदस्य थे। अब वो 4 कौन कौन से थे? पहला क्लेवरिंग, दूसरा फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस, तीसरा मॉनसन, मॉनसन, और चौथा व्यक्ति जो सदस्य है बारवेल, बारवेल। ये 4 व्यक्ति इसके सदस्य थे। इस एक्ट के तहत 1773 के इस एक्ट के तहत मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में। एक्ट कौन सा है? 1773। तो कलकत्ता में, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है एलिजा
इम्पे। इसके अलावा इसमें 3 मेंबर और हैं, 3 जजेस और हैं। पहला चेम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर, तीसरा हाइड। ये जो एक न्यायालय है, ये एक अभिलेख न्यायालय है, यानी फेडरल कोर्ट है। इसके अलावा अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील अगर करनी हो तो लंदन में एक प्रिवी काउंसिल थी। जैसे आज अगर हाई कोर्ट में के विरुद्ध अगर अपील करनी हो तो सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, वैसे ही उस समय के सुप्रीम कोर्ट में अगर इसके विरुद्ध अपील करनी हो तो प्रिवी काउंसिल जाना था। प्रिवी काउंसिल, इसके विरुद्ध कहाँ हो सकती थी? प्रिवी काउंसिल। और इस एक्ट में बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध था। बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर सकते। और सरकारी कर्मचारियों पर उपहार, गिफ्ट्स लेने पर प्रतिबंध। अच्छा, एक चीज और आप याद रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग की दोस्ती जो थी वो एलिजा एम्पे से थी। तो वारेन हेस्टिंग जिसको चाहता उसको जेल या उसको मृत्यु दंड दिलवा सकता था। तो इसने बहुत सारे गलत काम किए, और जिसमें कि एक व्यक्ति था नंद कुमार। नंद कुमार को भी इसने फांसी करवा दी थी एलिजा एम्पे के द्वारा। तो वारेन हेस्टिंग की जो दोस्ती थी वो एलिजा एम्पे से थी, साठगांठ थी। तो इसने बहुत सारे गलत काम किए, और कंपनी को यहाँ से रिपोर्ट्स जो भेजता था उसमें जो रेवेन्यू था अगर 100 रुपये है तो वहाँ पर 10 रुपये बताता था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो गई थी। तो नंद कुमार को फांसी भी हो गई। तो नंद कुमार एक, और दूसरा चेत सिंह और घसीटी बेगम, मौसी उसकी घसीटी बेगम, इन्होंने आरोप लगाया किस पर? वारेन हेस्टिंग पर। तो वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग चलाया गया, महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई। एस्पायरेंट्स, ये जो मैंने आपको बताया है इसको आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करिएगा, और कहीं भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई सुधार करने की आवश्यकता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारा पहला वीडियो है, और जैसे जैसे हमारे और वीडियो बनते जाएंगे हम इम्प्रूव ही करेंगे। जैसे कि बोर्ड पे हो, तो आपको अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इनको नोट करिएगा और बारी बारी से इनको ध्यान से समझिएगा। आपको भारतीय संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि अच्छे से तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए इतिहास को जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। फ्रेंड्स, अब अगले वीडियो में मिलेंगे और आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।